बार तो नहीं किया गया था किसी का भी ऑफलाइन एडमिशन, तो इस बार खोल कर दिया है। तो वैसे तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ मैं। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन 40 टॉपिक है तो किसी में तो वो लगभग काम चल रही है, उनसे चल रही है, तो काफ़ी टॉपिक नहीं है। तो रेगुलर तुमको पढ़ाता हूँ, स्पेशल क्लास में लेता हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री पढ़ा दिया तो हिस्ट्री वाले सब हैं, नहीं सर तो नहीं सर तो हिस्ट्री नहीं सब पढ़ाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक भी मॉडर्न अब देखिए, क्योंकि आप उसमें भी मेरा जो टॉपिक का टॉपिक चल रहा है वो भी काफ़ी टॉपिक सॉल्व हो रहा है, पॉलिटी में भी काफ़ी हो गया है कि आपका इसकी पहला और ऐसा कहा था और आप लिख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इंडियन ज्योग्राफी, बाकी इंडिया से फिर सारे बच्चे टॉपर आएंगे और फिर कॉन्टिनेंटल उनका भी छुट्टी हुई। बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो पैसा कंटिन्यू आते हैं नहीं आ रहे हैं, उसको देखते हुए। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको चूँकि सिलेबस के जिसमें ज्योग्राफी और ज्योग्राफी को भी हम मानने पड़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जिसे हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान मतलब एक पृथ्वी की संरचना है ना, वो जैसे पहाड़ है, पर्वत है, ये सब पहाड़ है, सब निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, वोल्केनिज्म वो कैसे बन रहे हैं, भूकंप वगैरह कैसे आ रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका हम अध्ययन करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी और भू आकृति विज्ञान। ठीक है, फिर दूसरा जो टॉपिक आपका रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वो रहता है ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान, यानी ओशन से रिलेटेड सारी चीजें हम देखते हैं इसमें। और तीसरा इसमें आता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये टॉपिक हो गया। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद आपके सिलेबस में है इंडियन ज्योग्राफी। अब ये जो इंडियन ज्योग्राफी है ये आपकी यूपीएससी का परीक्षा है ही, साथ ही साथ जितने भी आप वन डे एग्जाम आते हैं, चाहे वो आप एसएससी वगैरह दीजिए या आप टेट वगैरह दीजिए ना, इन सब में आपका जो 90% सिलेबस है वो है इंडियन ज्योग्राफी है ना। आप 80% आपको इंडियन ज्योग्राफी है, 20% आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी आपका यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट और आपको वन डे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि आप इंडियन ज्योग्राफी आपको वन डे एग्जाम देंगे, वन डे एग्जाम भी आप दे दिए है ना, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग ले इंडियन ज्योग्राफी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी को भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के बारे में जो जनरल चीजें हैं वो इसमें पढ़ लेते हैं। दूसरा जिसमें टॉपिक आएगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन इसमें हो गया। अब ये जब भारत का भौगोलिक विभाजन है इसको हम लोग 4 टॉपिक में बांटना पड़ेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को 4 टॉपिक बांटने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर भारत की विशाल पर्वत, उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र।
ये हो गया फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया का पहला टॉपिक, उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। जितने भी आपको ट्रांस हिमालय हिमालय आपको दिखेंगे, कोस्टल पहाड़ियाँ दिखेंगी, वो सब के सब इसके टॉपिक हो जाएंगे उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र के। दूसरा टॉपिक हो जाएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। पहला तो ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, दूसरा ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तीसरा टॉपिक हो जाएगा दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो टॉपिक इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये आपको हो जाएगा चौथा टॉपिक, क्लियर। दो टॉपिक आप किए होंगे, भारत समान पर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 50% जो सिलेबस है वो यही कवर कर देता है, क्योंकि जब हम उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहीं पर हम दर्रे भी पढ़ लेंगे, हम ग्लेशियर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। जब मैदान पढ़ेंगे तो मैदानों में हम नदियाँ पढ़ लेंगे, जो डैम्स वगैरह वो इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। फिर और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, और इसमें से हम पढ़ लेते हैं सॉइल, मृदा, ठीक है। हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ, और एग्रीकल्चर, ये भी हमारे ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन इसी में कंप्लीट करेंगे। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे माइंस एवं मिनरल्स, ये सब इसे पढ़ लेंगे। खाने और संसाधन, खनिज संसाधन वगैरह, ठीक। इंडस्ट्रीज इसी में आ जाएंगी, इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हम कुछ टॉपिक्स में बांट लेते हैं पूरे इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया को, इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग समझ लीजिए फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया या भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले उत्तर भारत के पर्वतीय, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसको पढ़ लेते हैं। भारत के भौगोलिक विभाजन में दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रिलेटेड है। सबसे पहले क्या है, उसमें ये था आपका उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, है ना, उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे, उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को, तो इसको भी हम लोग 3 टॉपिक्स में बांट के पढ़ते हैं। उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र को 3 टॉपिक में बांटेंगे। सबसे पहले सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में होगा ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय के जैसे हम दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमालय, ठीक। और फिर तीसरा जो टॉपिक हम बांटेंगे, हाँ, दूसरे टॉपिक हम कैटेगराइज करेंगे, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। हमने 3 टॉपिक बना दिए।
यह ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, ठीक है। अब क्या है, जब भी हम ज्योग्राफी में मैप देखेंगे, है ना, तो आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है। तो सबसे नॉर्थ में आपके हैं ट्रांस हिमालय, ठीक। तो ये देखिए कुछ रेंजेस हैं, अब जैसे देखो उत्तर पश्चिम विशाल क्षेत्र में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में, ठीक है। आज हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, तो ट्रांस हिमालय को भी हम कुछ भागों में बांट देते हैं, ट्रांस हिमालय को भी कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय की सबसे जो उत्तरी रेंज है तो उसको हम बोलते हैं काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी रेंज को हम जानते हैं काराकोरम रेंज। फिर काराकोरम रेंज के दक्षिण में आती है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के दक्षिण में आती है जास्कर रेंज, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को हम 3 रेंज में बांटते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आता है हिमालय, जो ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी कि हिमालय के पार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है वो 3 रेंजेस हो गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो हिमालय है, हिमालय को भी 3 रेंजेस में बांट देते हैं, हिमालय को भी 3 रेंज में बांटते हैं। पहली जो रेंज है उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, पहली रेंज को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। बीच वाली जो रेंज है उसको हम बोलते हैं लघु हिमालय, और तीसरे वाले को हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। यानी कि सबसे नॉर्थ में अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये जो रेंज है ये हो गई काराकोरम, सबसे नॉर्थ में क्या है काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में ये वाली जो रेंज है ऐसे, ये इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज, लद्दाख, ठीक है। ये वही लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के दक्षिण में फिर से एक ये ऐसे रेंज है जिसको हम कहते हैं जास्कर, जास्कर। तो देख रहे हैं आप लोग नॉर्थ में आपके ट्रांस हिमालय हो गई, और ट्रांस हिमालय की 3 रेंज हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक ट्रांस काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। इसी लद्दाख रेंज का ही इस तरीके से विस्तार है तिब्बत में, जिसको हम कहते हैं कैलाश में। इसी लद्दाख रेंज का ही तिब्बत में विस्तार है ना, जिसको हम कहते हैं कैलाश में। और यहीं पर हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, यहीं पर होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ठीक है। इसे कहाँ पर है कैलाश में। यहीं से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं भारत की, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इसी कैलाश से आगे की बात करेंगे। तो ये तो हो गई ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में हम जब से दक्षिण में आएंगे तो वहाँ मिलेगा हिमालय, और हिमालय की सबसे जो नदर रेंज है, सबसे जो उत्तरी रेंज है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय।
क्वेश्चन में आप लोग ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें से हम लोग 4 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र ना, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा। या अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपको बिल्कुल भारत के नॉर्थ में छोड़ दिया जाए और कहा जाए साउथ तक आप ट्रेवल करके आइए, तो आपको जो जो चीजें प्राकृतिक रूप से दिखाई देंगी, नेचुरली जो चीजें आपको दिखाई देगी, वो सारा कुछ जाएगा फिजिकल डिवीजन। नहीं, अगर हम भारत को भौगोलिक रूप से भौतिक रूप से अगर हम बांटे तो हमें जो जो चीजें दिखाई देंगी बस हमें उसको पढ़ना। तो जब आप नॉर्थ चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको दिखाई देगा उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, है ना। फिर उत्तर भारत में आपको बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देंगे, पर्वत दिखाई देंगे, माउंटेन्स दिखाई देंगे। इसका सबसे पहले हम वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही आप माउंटेन से नीचे आएंगे आपको तुरंत यहाँ पर ग्रेट प्लेन दिखाई देगा, मैदानी एरिया, है ना। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा यह है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, है ना, ये जो पूरा है ये है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आप जब आएंगे कि अगर आप कोस्टल वाले एरिया में आएंगे, समुद्र के तटीय वाले हिस्से में आएंगे तो आपको दिख जाएगा तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये तटीय मैदान तट से लगा हुआ, समुद्र से लगा हुआ जो तट है ये तटीय मैदान हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कुछ आइलैंड दिखाई देंगे जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड, है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप। तो इस इतनी चीजें हमें दिखाई देगी भारत में नेचुरली प्राकृतिक। तो हम उसको हमने बांट लिया टॉपिक। अब पहला जो टॉपिक था वो था उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। तो जब हम उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे तो हम 3 तरीके से हम इसको बांटेंगे, है ना। इस टॉपिक को हम 3 सब टॉपिक में बांटेंगे। पहला टॉपिक हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा हिमालय और तीसरा हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, यानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। इस नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियाँ हैं वो हो जाएगा। तो जैसे हम इन तीनों को पढ़ लेंगे तो पूरा उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जब हम ट्रांस हिमालय देखते हैं, ट्रांस हिमालय को मैंने कहा 3 हम पार्ट्स में बांटेंगे, ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी जो हमारे ये हिमालय है इस हिमालय के उस पार का क्षेत्र ट्रांस हिमालय। तो जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय को भी हमने 3 टॉपिक में बांट दिया, ट्रांस हिमालय को भी 3 टॉपिक में बांट दिया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो यही जगह बनी हुई है, ये है काराकोरम रेंज, ये है लद्दाख रेंज और ये है जास्कर रेंज। और इसी लद्दाख रेंज का ही तिब्बत में बढ़ा हुआ भाग है, विस्तार है, इसको कहते हैं कैलाश रेंज। तो ये 4 हो गए ट्रांस हिमालय, ठीक है। इस तरीके से भारत के बाहर उत्तर में मिडिल एशिया कंट्रीज, है ना, यहाँ पर एक पठार है इसको कहते हैं पामीर पठार। ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया, वैसे ये भी हिमालय का स्थान है। अब जैसे जब हम ट्रांस हिमालय के नीचे आएंगे तो हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा हिमालय। और हिमालय को भी हमने 3 रेंज से बांटा, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय 3 में हमने बांटा। तो सबसे पहले ये वाली जो रेंज है जो कि स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल में उत्तराखंड होते हुए नेपाल होते हुए भूटान होकर के पहुँच गए अरुणाचल प्रदेश में। ये है आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय और इसे ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री बोलेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर से और जा रहा है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। अब इस ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर विस्तार है लघु हिमालय का। ग्रेटर हिमालय का क्या है, लघु हिमालय। जैसे हमें ग्रेटर हिमालय पूरा एक रेंज में दिखाई दे रहा है, कहीं से ज़्यादा घटा नहीं दिख रहा है, इसके जस्ट
अपोजिट विपरीत जो लघु हिमालय है वो अलग अलग रेंजेस में हमको कर्नाटक से दिखाई देता है। तो किस तरीके से अलग अलग रेंजेस में बटा हुआ दिखाई देता है। तो ग्रेटर हिमालय ये है और ये जो अलग अलग रेंजेस में कटा से दिखाई दे रहा है ना। पहले एक लंबी रेंज दिखाई देगी 150 मीटर, फिर अचानक गायब हो जाएगा, फिर दिखाई देगा कुछ दूरी तक, फिर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा लघु हिमालय, है ना, अलग अलग कटाओं से दिखाई देगा, अलग अलग रेंजेस में। लघु हिमालय के साउथ दक्षिण में ही ये हमको दिखाई देगा शिवालिक, जो कि नेपाल से पहले तक तो लघु हिमालय और शिवालिक दोनों अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन नेपाल के पास जाकर के शिवालिक बिल्कुल लघु हिमालय से मिल गया और लघु हिमालय से मिल करके अब इन दोनों में अंतर करना मुश्किल पड़ जाता है कि शिवालिक क्या है, लघु हिमालय क्या है, दोनों बिल्कुल मिल गए हैं। ठीक, और इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट में भी फैले हुए हैं। ठीक, ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय और ये हो गया आपका शिवालिक। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय बना दिया मैंने, अभी इसके डिटेल में बात करेंगे। ये मैंने हिमालय बना दिया और अब आता है इसका तीसरा टॉपिक पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, यानी ये नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये पहाड़ियाँ हैं जो कि इसी लघु हिमालय और शिवालिक का ही भाग है, इस तरीके से बनी। तो पूर्वोत्तर भारत में इसी लघु हिमालय और शिवालिक का ही भाग है ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ठीक, उसके बाद ये हैं कुछ पहाड़ियाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कुछ पहाड़ियाँ जो हो गई जो कि मेघालय में है, मेघालय कुछ पहाड़ियाँ हो गई, लेकिन इनको मैंने अलग तरीके से बनाया है ना, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर भारत इसी जो पहाड़ियाँ मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतिया वगैरह, ये इस हिमालय का भाग ना होकर के ये इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये इस प्रायद्वीपीय पठार का बना हुआ भाग है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। ठीक है, मतलब ये वाली मेघालय की पहाड़ी। ओके, तो ये जो है यहाँ तक का जो टॉपिक हो गया, ये हो गया आपका उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र। अब जब हम इसके दक्षिण में आएंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो जैसे ही आप शिवालिक के दक्षिण में आएंगे तो ये वाली जो पूरी बेल्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हो गया एक प्लेन मैदान। ठीक है, ये जितना है ये है मैदान। ये है मैदान। अब ये जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ हिमालय से नदियाँ निकल रही थी बहुत सारी, है ना, हिमालय से नदियाँ निकल रही थी और ये इसी में जाके गिर रही थी। तो ये अपने साथ जो मिट्टियाँ बाहर के लेके आई वो इसी में गिरती गई। ठीक है, उसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, वो सब इसी में जाके गिर रही हैं, जैसे सोन हो गई, चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सब जाके यहीं गिर रही हैं। तो इन नदियों के द्वारा इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये नदियाँ जाकर के इसी में गिर रही थी। यहाँ पर हुआ करता है गड्ढा पूरा खाई जैसा, तो ये नदियाँ जा जाके इसी में गिर रही थी और नदियों के साथ जो बालू और मिट्टी बहने की जा रही थी वो इस गड्ढे में गिरती गई और पूरा गड्ढा क्या हुआ, भर गया। और वही आज है उत्तर भारत का विशाल मैदान जिस पे आज हम लोग रह रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पूरा ये पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा है ये इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक है, और इसीलिए चूंकि ये नदियों के द्वारा वहाँ चलाएंगे मिट्टी से बना है, यही कारण कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है ना। अब एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होने तो लोग रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पुराने समय से एग्रीकल्चर ही लोगों का एक साधन था। ठीक है,
उसके बाद ये हो गया विशाल मैदान, दूसरा टॉपिक उत्तर भारत का विशाल मैदान। सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका दक्षिण भारत का फैलावी पठार। दक्षिण भारत का फैलावी पठार ये जो है, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ से लेकर के पूरा ये है ना, ये है दक्षिण भारत का फैलावी पठार। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये पूरा है दक्षिण भारत का फैलावी पठार। ठीक है, अब जब हम इस दक्षिण भारत के फैलावी पठार को देखेंगे, जब दक्षिण भारत के फैलावी पठार को देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग रेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेंज है जिसको हम कह देते हैं अरावली। दक्षिण भारत के फैलावी पठार में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ये हो गई अरावली। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इसको हम कहते हैं विंध्याचल। फिर ये हो गई सतपुड़ा, फिर ये इस तरीके से है, ये है पश्चिमी घाट, और यहाँ पर है पूर्वी घाट। ठीक, तो सबसे आगे केवल ध्यान दीजिए, ये है फैलावी पठार, और इसको फिर से एक बार करना पड़ेगा। फैलावी पठार मैदान जो हो गए, हिमालय की 3 रेंजेस हो गई, एक ये और एक ये, हिमाचल से। तो ये हो गए हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ये वाला हो गया मैदान, ये हो गया फैलावी पठार। अब चौथा आता है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो तटीय मैदान क्या हो जाएगा? तटीय मैदान हो जाएगा ये, यानी समुद्र और मेन लैंड के बीच का जो एक सकरा सा जो जिसे हम बीच कह देते हैं, जो मैदान ऐसा नहीं कि आप इस लैंड से जाएंगे सीधे समुद्र में गिर जाएंगे, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसका रेत होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप समुद्र में उतरना चालू करेंगे, है ना, धीरे धीरे ढाल होगी, तब आप समुद्र पहुंचेंगे। तो यही वाला ये जो पतली सकरी सी पट्टी है, समुद्र के और मेन लैंड के बीच की जो सकरी सी पट्टी है, इसी को हम कहते हैं तटीय मैदान। ठीक है, तो मेन लैंड और समुद्र के बीच की जो सकरी सी पट्टी है वही हो जाएगी तटीय मैदान, और उसके बाद आपका द्वीप समूह, 3 हो जाएंगे द्वीप समूह। ठीक, अब यहाँ पर एक आप देखेंगे इधर पर लिखा हुआ है प्रायद्वीप, और ये लिखा है द्वीप। तो प्रायद्वीप और द्वीप, इन दोनों में डिफरेंस है। प्रायद्वीप और द्वीप डिफरेंस क्या होता है? तो ये डिफरेंस क्या होता है? जब कोई क्षेत्र या मेनलैंड 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई, जब कोई मेनलैंड 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई हो तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो देखिए जैसे इसको आप देखिए, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर क्या बना हुआ पूरा अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की, यानी ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला, ये 3 ओशनों से घिरा नहीं है। इधर पे अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो जब कोई मेन लैंड का हिस्सा है मुख्य भूमि 3 ओर से जल से घिरी हुई तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और जब कोई स्थल खंड, जब कोई स्थल खंड चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ तो कहता है द्वीप। देखो ये चारों ओर समुद्र से घिरा है, लक्षद्वीप। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना, चारों ओर से पानी से घिरे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ओर पानी है, यहाँ ऊपर तो कहते हैं ये हो जाएगा प्रायद्वीप, इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। ठीक, तो चौथा का प्रश्न हो गया तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक, ये तो हो गया आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, ये चीज हमें पढ़नी है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पठार से। दक्षिण टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले अपना टॉपिक लिख लीजिए, ये इतने टॉपिक हम पढ़े, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार। तो हमारा क्या करना है,
फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया टॉपिक डाल दीजिएगा, आपका पहले ही पढ़ा। उसके बाद सीधे सीधे टॉपिक लिख दीजिएगा, 4 टॉपिक मानते हैं हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को 4 भाग मानते हैं। कौन सा? उत्तर भारत के विशालवर्ती क्षेत्र, उत्तर भारत के विशाल मैदान, दक्षिण भारत के पहाड़ी पठार और तटीय मैदान। ठीक है। उसके बाद जो पहला टॉपिक है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, इसको भी 3 टॉपिक में बांट देते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर भारत की पहाड़ियां। या फिर उसको मत करिए, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब मैं समझाऊंगा। सीधे आप इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करिए, दक्षिण भारत का पहले ही पढ़ा डायरेक्ट। ठीक, सीधे हम पहला दूसरा को दक्षिण भारत का पहले ही पढ़ा। हमारा दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में हम क्या क्या देखेंगे? एक गिरिजूरी, इसको हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं अरावली, ठीक है। फिर इसे हम कहते हैं विंध्याचल, फिर एक आपको हो गई, इसमें कहते हैं सतपुड़ा,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं नीलगिरी घाट, नीलगिरी घाट। ठीक है, तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी घाट। ठीक है, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है दक्षिण भारतीय चायनपी पठार। ठीक, सबसे पहले पढ़ता है अरावली, अरावली। इसको इस फिगर को बनाना है। अरावली। अरावली जो है ये स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात में, फिर मोस्टली है राजस्थान में, फिर आपका हरियाणा और फिर दिल्ली। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और जो है अरावली गुजरात से स्टार्ट होता है, दिल्ली जाता है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 850 किलोमीटर।
लंबाई 850 मीटर। ये जो अरावली है इसको हम कहते हैं एक फोल्डेड माउंटेन एग्जाम्पल। ये सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन एग्जाम्पल है। फोल्डेड माउंटेन का बड़े पर्वत यानी अवसादों से बना हुआ है, तो फोल्ड करने से फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है और सबसे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। और इतना ओल्ड है कि ये वर्तमान में बिल्कुल अपनी एक अपरदित अवस्था में पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा टूट फूट चुका है ना। तो एक बहुत ज़्यादा अवशिष्ट, इसे कहेंगे अवशिष्ट अवस्था में, यानी कि अब इसका बहुत कम ही हिस्सा बचा है, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है। ठीक है, ये बहुत पुराना है और बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है। ठीक है, गुजरात में इसमें कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, जो है इम्पोर्टेंट वो है राजस्थान। राजस्थान में इसमें कुछ प्रमुख 3 माइंस हैं। राजस्थान में 3 माइन है, तो बहुत सारी माइंस, लेकिन 3 माइन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक जो माइन है इसको हम कहते हैं खेतरी माइन, खेतरी की खान, खेतरी। और ये खेतरी है ये फेमस है अपने कॉपर के लिए, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, कॉपर और जिंक के लिए फेमस है खेतरी माइन। के बाद अगली जो माइन है वो है जावर, ये अलवर के पास है नवादा, जावर माइन। और जो जावर माइन है ये फेमस है अपने लेड के लिए, ठीक है, और जिंक के लिए। जावर माइन लेड और जिंक के लिए फेमस है। और उसके बाद तीसरी माइन है तो मकराना, मकराना। और ये मकराना फेमस है व्हाइट मार्बल के लिए, व्हाइट मार्बल यानी कि सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर, ग्रेनाइट, है ना। तो जितना भी अपने यहाँ इधर आता है मार्बल ग्रेनाइट वगैरह सब कहाँ से आते हैं, सिर्फ मकराना है। तो आप देखो अभी मार्बल वाले जितना देखा होगा मकराना मार्बल, है ना, ये यहाँ से आता है। तो 3 जो प्रमुख मानो गए माइन तो नहीं कहाँ पर है, राजस्थान। उसके बाद जो दिल्ली वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रायसेन, रायसेन। अरावली पर दिल्ली वाला हिस्सा तो हम बोलते हैं रायसेन। अब इसी रायसेन हिल्स में ही यहाँ पर स्थित है प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन वगैरह से कोई पूछा है तो प्रेसिडेंट हाउस कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे अरावली के रायसेन, अरावली के रायसेन है प्रेसिडेंट। यहाँ पर राजस्थान में इस जावर माइन के पास ही, यही उदयपुर में है जावर माइन, यहीं पर एक पर्वत है, इसी की एक अरावली की एक ऊंची चोटी है, पूरा माउंटेन रेंज हो गया, बीच में कुछ पीक्स ऊंचे हुए हो गई होती हैं। तो ऐसी एक ऊंची पीक है अरावली की जिसका नाम है माउंट आबू, सिरोही, गुरु शिखर। ये जिला है, जिले का नाम है सिरोही जिला, उदयपुर नजदीक है सिरोही जिला। और सिरोही जो जिला है उसमें एक पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी। और जो गुरु शिखर चोटी है पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, पूरे अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, तो अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, 1722 मीटर की हाइट है। इसी में ही इसी गुरु शिखर जो चोटी है इसी में यहाँ पर एक हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। दूसरा आता है माउंट आबू किस चोटी पर स्थित है, गुरु शिखर चोटी पर स्थित है। यहीं से ही इसी गुरु शिखर चोटी से ही एक नदी निकलती है, गुरु शिखर चोटी से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है बनास। ठीक है, गुरु शिखर चोटी से ही एक नदी निकल रही है और उस नदी का नाम है बनास, जो कि आगे जाकर के मिल जाएगी चंबल से, यहाँ से चंबल चली आ रही है, चंबल से मिल जाएगी बनास में। तो ये आ जाएगा कि बताइए जो गुरु शिखर चोटी है उससे कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। ठीक है, कौन सा हिल स्टेशन है, माउंट आबू। एक कुछ ये है कि जो गुरु शिखर चोटी है उसमें माउंट आबू तो हो गया, साथ ही साथ एक टेम्पल है यहीं पर माउंट आबू में, माउंट आबू में एक टेम्पल है जो कि जैनों का बड़ा, जैन जो धर्म है तो उसका, उसके लिए बहुत उसका महत्व है और उसका नाम है दिलवाड़ा। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस चोटी पर स्थित है, गुरु शिखर चोटी पर। कहाँ पर इसको रुस्तान अगर पूछ ले तो माउंट आबू। ठीक है, एक मीठे पानी की फ्रेश वाटर एक लेक है जिसका नाम है नक्की झील, ऊंचाई पर चोटी में माउंट आबू पर एक झील स्थित है, नाम है नक्की झील। फिर 2-3 चीजें हो गई। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण व्हाइट मार्बल से हुआ है, सफेद संगमरमर से व्हाइट मार्बल। और इसलिए व्हाइट मार्बल कहाँ से आया होगा, मकराना से।
ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर के लिए मार्बल कहाँ से लाया गया, किस स्थान से लाया गया, तो मकराना स्थान से लाया गया। ठीक है, ये आपका हो गया आरा। तो पहला पॉइंट भी देगा अरावली एक वलित पर्वत कहते हैं पूरे में सेकंड का कहां है वाला अच्छा पेट्रोल के सामने इधर वाला वो गली जाती है कितनी कल अरावली एक वलित पर्वत का उदाहरण है जो कि वर्तमान में अवशिष्ट अवस्था में पहुंच चुका है। लीजिएगा सर्वाधिक अपराधिक हो चुका है और ये मतलब क्यों छूट गया है क्योंकि वर्तमान में अवशिष्ट अवस्था में पहुंच चुका है, अपराधिक हो चुका है। और उसके बाद ये पूरा फिगर बना लीजिए। ऐसे बना रहे हैं तो इसमें हर चीज मेंशन है, इससे फंक्शन ज़्यादा समझ गुजरात से स्टार्ट कर रहा दिल्ली तक कर रहा गुजरात के लोगों बना हुआ है, गुजरात के राजस्थान कर रहा है दिल्ली को लिखना चाहोगे तो देखिए इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक 850 किलोमीटर गुजरात से दिल्ली तक 850 किलोमीटर में है। अगला पॉइंट लेना राजस्थान में इसमें 3 प्रमुख माइंस हैं। पहला खेतरी माइन, राजस्थान में 3 प्रमुख माइंस हैं। खेतरी माइन कॉपर, उसमें याद रहेगा किसके कॉपर के खेतरी माइन कॉपर। सेकेंड लेना जावर माइन लेड, और तीसरे लेना मकराना माइन व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जिस
पर माउंट आबू जिस पर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू स्थित है। गुरु शिखर चोटी से ही गुरु शिखर चोटी से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास गुरु शिखर चोटी से बनास नदी का उद्गम होता है, जो कि चंबल की सहायक है। गुरु शिखर चोटी से बनास नदी का उद्गम होता है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, कमेंट लिखिए। माउंट आबू पर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, माउंट आबू पर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। माउंट आबू पर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, जो कि मकराना के संगमरमर से बना, मकराना के संगमरमर से बना। ठीक है, लास्ट पॉइंट, माउंट आबू पर ही मीठे पानी की झील, माउंट आबू पर ही मीठे पानी की नक्की झील स्थित है। माउंट आबू पर ही मीठे पानी की नक्की झील स्थित है। आप विंध्याचल, देख का जेड का नाम फिर जो ना रायसीना है, रायसीना ये नहीं हमने लिखा क्या? ठीक है, अरावली के रायसीना है, दिल्ली राष्ट्रपति भवन, जिसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन किस दिल पर स्थित है? रायसीना है।
ये भी स्टार्ट हो रहा है गुजरात से, ठीक है, और गुजरात से स्टार्ट हुआ और जाने समाप्त हो रहा है झारखंड। गुजरात से लेके झारखंड का इसका विस्तार है विंध्याचल का, और लगभग 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो पहले गुजरात से, गुजरात में है, गुजरात से फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये एमपी और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाता है, इधर यूपी है इधर एमपी है, तो विंध्याचल है एमपी और यूपी के बीच में सीमा बनाता है। अगर आप जाएंगे तो आप जैसे अगर आप नगर कभी तो अजयगढ़, तो जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको पहाड़ी चढ़ते हैं तो है विंध्याचल, और जैसे जैसे आप क्रॉस करते हैं आप पहुंच जाते हैं एमपी, है ना। चित्रकूट अगर आप देखेंगे, चित्रकूट जो कामत के विंध्याचल का हिस्सा है, तो जैसे ही आप कामत के उधर जाते हैं आप पहुंच जाते हैं एमपी। तो ये जो विंध्याचल है यूपी और एमपी के बीच की सीमा है ना, तो यहाँ हो गया यूपी, यहाँ हो गया एमपी। तो उसके बाद थोड़ा सा इससे ये बिहार आ गया, और बिहार के बाद ये आ गया फिर झारखंड, ठीक है। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसका हिस्सा है। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुजरात में इसको विंध्यन बोलते हैं, विंध्यन, गुजरात में कहते हैं विंध्यन रेंज, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलते हैं भारनेर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर बोलते हैं भारनेर रेंज, यहाँ पर इसको बोलते हैं कैमूर रेंज, कैमूर रेंज, ठीक है। और झारखंड में से बोलते हैं पारसनाथ रेंज, पारसनाथ, ठीक है। तो इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। गुजरात में विंध्यन, मध्य प्रदेश में भारनेर, बिहार में कैमूर और झारखंड में पारसनाथ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है भारनेर रेंज वाला, इस भारनेर रेंज वाले हिस्से में यहाँ पर इस भारनेर रेंज को हमने क्या किया, समूलित की जो बड़ी रेंज है इसको हमने दो भागों में बांट दिया। इसका जो भारनेर रेंज का पश्चिमी वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ग्वालियर रेंज, ठीक है। भारनेर रेंज का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ग्वालियर रेंज, और इस ग्वालियर रेंज में यहाँ पर बहती है चंबल नदी, यहाँ पर एक चंबल नदी, और इस चंबल नदी ने यहाँ पर क्या किया, बहुत ज़्यादा इसको काट रखा, ठीक है। और गहरी गहरी यहाँ पर बना रखी है रिफ्ट वैली, मतलब एक तरीके से बीहड़ बना रखी है, गहरी गहरी नाली नंबर से सब कहते हैं बीहड़, और बहुत गहरे होते हैं बीहड़, 20 फीट गहरे होते हैं, इसलिए वहाँ पर अगर डाकू वगैरह छुप जाते हैं तो पुलिस वाले ढूंढनी पड़ती है। तो ये इसको हम कहते हैं, यानी यहाँ से जो पश्चिम वाला हिस्सा है भारनेर रेंज का, है ना, पश्चिमी भारनेर रेंज, इसको हम बोलते हैं ग्वालियर रेंज, और इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं पन्ना अजयगढ़ रेंज, पन्ना अजयगढ़ रेंज बोलते हैं भारनेर रेंज को, ठीक है। एक पूर्वी वाले भारनेर रेंज को, यानी कि यहाँ पर ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एमपी, ये किसमें है, यह पन्ना अजयगढ़ रेंज, ठीक है। भारनेर रेंज से पूर्व वाले से पन्ना अजयगढ़ रेंज कहते हैं, और बाकी जो आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इटावा, ये सब है, ये आपका है ग्वालियर रेंज, ठीक है। अब हम देखा, अच्छा, ये जो पन्ना अजयगढ़ रेंज है ये फेमस है अपने डियर के लिए, हिरणों के लिए और डायमंड के लिए, डायमंड, डियर और डायमंड के लिए बड़ी फेमस है पन्ना अजयगढ़ रेंज, ठीक। यहीं पर हम देखें छतरपुर भी है, छतरपुर इसे पन्ना अजयगढ़ रेंज है, और कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पन्ना में वैसे भी डायमंड होता है ना, डायमंड की माइनिंग होती है, और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बक्सावर फॉरेस्ट है छतरपुर, जिसमें एक काम है कि 1.5 करोड़ कैरेट यहाँ पर डायमंड मिलता है, लेकिन वो बक्सावर फॉरेस्ट के अंदर हमें काटना पड़ेगा, तो उसमें इसलिए जो पर्यावरणविद है वो उसको जो है उस पर रोक लगा रहा है। अब ये जो पारसनाथ रेंज है, इस पारसनाथ रेंज में पूरे विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है, पारसनाथ रेंज की जो पीक है वो पूरे विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसका नाम है रोहतासगढ़, रोहतासगढ़। तो ये जो रोहतासगढ़ है ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है इसकी पूरे विंध्याचल, कहाँ पर है, पारसनाथ रेंज में, झारखंड, ठीक है। अब ये जो विंध्याचल है, इस विंध्याचल के जस्ट, विंध्याचल के जस्ट जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा, मैंने आपको ये बताया था, ये है आपके, यहाँ पर है आपके माउंटेन्स, ठीक, ये है आपका मैदान,
और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, यानी क्योंकि प्राइमरी पठार स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल रेंज से ही प्राइमरी पठार स्टार्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी पठार है इस प्राइमरी पठार को नॉर्थ में, नॉर्थ कॉर्नर पे इस तरह विंध्याचल, ठीक है, ये है पूरा प्राइमरी पठार और इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्याचल है, ठीक। तो विंध्याचल की अगर आप साउथ में देखें तो क्या है, मैदान है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए जो विंध्याचल है, विंध्याचल की आप लोकेशन बताइए, विंध्याचल कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान और नर्मदा के रिफ्ट वैली के बीच में, यहाँ पर नर्मदा की भैंस वाली, यहाँ नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, और नर्मदा नदी जो बहती है वो रिफ्ट वैली बहती है, भैंस वाली है, यानी कि वहाँ पर जमीन क्या हो चुकी है, जमीन का चला फ्रैक्चर, और जो फ्रैक्चर में गहराई में नर्मदा नदी बहती है ना। तो ये जो नर्मदा है, नर्मदा की भैंस घाटी, नर्मदा भैंस घाटी और उत्तर के विशाल मैदान, इन दोनों के बीच में स्थित है विंध्याचल। विंध्याचल की उत्तर भारत के विशाल मैदान और नर्मदा के रिफ्ट वैली के बीच में स्थित है विंध्याचल, ठीक है। ये जो विंध्याचल है ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन, जैसे बोला फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल, वैसे विंध्याचल है एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, जैसे पूरी क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब पूरी जमीन है, सतह है। अब इस सतह में क्या हुआ है कि सतह में आ जाए फ्रैक्चर, आ जाए सतह नीचे धंस जाए दो तरफ से, तो मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से सतह नीचे धंस गई मान लीजिए, और यहाँ से सतह नीचे धंस गई, ठीक। अब देखो ये दोनों तरफ क्या है, गहराई है, कि यहाँ पर, यहाँ की ताकत में ये क्या दिख रहा है, तो पहाड़ जैसे दिख रहा है, यहाँ जो कोई देखेगा उसको एक पहाड़ लगेगा ना। तो ऐसे जब दोनों तरफ के हिस्से नीचे धंसे हुए हो तो बीच वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब फ्रैक्चर पड़ा और ऐसे जब फ्रैक्चर, देखो ये पूरी क्रस्ट है और ये फ्रैक्चर ऐसे पड़ा, ऐसे पड़ा फ्रैक्चर, कि ये दोनों मार्जिन क्या होगा, ऊपर ऐसे हो गया है ना, ये ऊपर उठा है और फिर ये मैदान, तो मैदान का निर्माण किया है नदियों ने। तो स्वाभाविक सी बात है इससे ऊंचे होने के नदियां ऐसे बताएंगे कि नदी ऐसे गिरेगी, तो ये स्वाभाविक सी बात है जो मैदान है ना। अगर हम इसकी बात करें जैसे इसको हम लेके नॉर्थ ऐसे माने और साउथ ऐसे माने, तो देखो मैदान कुछ ऐसे होंगे और फिर ये होगा ऐसे विंध्याचल, और फिर इस तरीके से फ्रैक्चर पड़ा क्या होगा, रिफ्ट वैली, यानी कि यहाँ के दो ऐसे फ्रैक्चर पड़ा, ये विंध्याचल, ये सब पूरा, और बीच में क्या हो गया, बीच में गहरी नाली नुमा आकृति बन गई, बीच में ऐसे फ्रैक्चर आ गया, उसमें बह रही है नर्मदा नदी, ऐसे ये बह रही है नर्मदा, ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, ये है नर्मदा और ये है मैदान, बात हो गई। तो अब यहाँ से और यहाँ से ये पर्वत दिख रहा है ना, तो ये क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन, ठीक। ये अपने जेम्स के लिए बात है, मतलब जेम्स, जेम्स नहीं रत्न, रत्न है ना, हर तरह के बहुमूल्य रत्न यहाँ पाए जाते हैं, तो इसे रत्नों का कटोरा कहा जाता है, रत्नों का कटोरा। ये विंध्याचल फेमस है रत्नों के,
पहले इसको अलग अलग रेंजेस में बांट देना। गुजरात में विंध्यन, मध्य प्रदेश और यूपी में हारनेर, बिहार में कैमूर और झारखंड में पारसनाथ। ठीक, फिर पारसनाथ रेंज में ही पूरे विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है रोहतासगढ़। कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर इसकी विंध्याचल की। और ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, जिसको हम रत्न कटोरा कहते हैं, क्योंकि सारे बहुमूल अधिकतर बहुमूल रत्न हो, नीलम हो, पन्ना हो, पुखराज हो, डायमंड हो, तो यहाँ से मिलते हैं। इसकी लोकेशन लिख देना कि विंध्याचल रेंज उत्तर भारत के विशाल मैदान और नर्मदा भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है ना। इसके साउथ में है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और साउथ का नॉर्थ में उत्तर भारत का विशाल मैदान और साउथ में है नर्मदा की भ्रंश घाटी।